How to stop feeling like shit? 14 habits that are holding you back from happiness. ये बेसिकली एक सेल्फ हेल्प किताब है जिसका ऑथर है एंड्रिया ओविन। इंट्रोडक्शन। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है? जैसे कि आपकी लाइफ एक मेस है और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू करें। जैसे कि आपके पास्ट डिसीजंस ने आपको बर्बाद कर दिए हैं और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादातर हम में से किसी ना किसी टाइम पे ऐसा फील करते हैं कि सब कुछ हमारे आसपास गिर रहा है और कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। अपनी हैबिट्स को चेंज करना इतना भी आसान नहीं होता। इसमें बहुत सारी ट्रायल एंड एरर की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप आगे बढ़ते और ग्रो करते रहें। आपको लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वक्त के साथ साथ आप अपने बारे में और ज़्यादा जानेंगे और अपनी फ्लॉज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे भी प्राउड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बीइंग एन एसहोल टू योरसेल्फ, लर्न टू मैनेज योर इनर क्रिटिक। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं। हम अपने आप को वो सब बुरा भला कहते हैं जो कोई और हमेशा कहने से पहले, और ये बिहेवियर हमें अपने आप से बुरा फील कराता है। हम किसी और को प्यार और सब कुछ दे सकते हैं लेकिन हम हमेशा अपने आप को नहीं दे पाते। हम अपने आप से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं बाकी लोगों से। हम कंपेयर करते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कभी भी सच में खुश नहीं हो सकते। यह हमारा इनर क्रिटिक है। यह हमारे दिमाग की आवाज़ है जो हमारी ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट पे नेगेटिव कमेंट्स देती है। ये किसी एक्सपीरियंस से शुरू हुई है और हम अक्सर ये इनर क्रिटिक को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, चाहे होश या बेहोश, हम इस इनर क्रिटिक को हमारी लाइफ पे रूल करने देते हैं। अगर ये और बुरा हो जाए तो ये हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंपैशन को डैमेज करेगी। जितना ज़्यादा हम इन नेगेटिव थॉट्स को सुनते हैं उतना ज़्यादा हम मान लेते हैं कि ये सही है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है क्योंकि ये इनर क्रिटिक हमारा हिस्सा है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्टर की जगह हम इसको मोटिवेटर की तरह यूज़ करना सीख सकते हैं। जैसे कि हीदर एक यंग वुमेन है जो एक ऐसी फैमिली में बड़ी हुई है जहाँ फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को बहुत वैल्यू दी जाती है। वो अपनी फिगर के बारे में इनसिक्योर थी और ये उसका इनर क्रिटिक का सोर्स है। हीदर अपने अपीयरेंस पे कॉन्शियस और जजमेंटल थी। उसकी वर्थ ये डिसाइड करती थी कि लोग उसको कैसे देखते हैं। वो लोगों से जो अटेंशन और फीलिंग मिलती थी कि वो उसको पसंद करते हैं, उस बातों को वो इंजॉय करती थी, खास करके बॉयज़ से। जब कोई सोचता है कि वो अट्रैक्टिव है, हीदर लव्ड फील करती है। जब वो अपनी 40s में थी, ये सेल्फ वर्थ का बेसिस कोलैप्स हो गया। उसने समझा कि उसका अपीयरेंस उसकी पर्सनैलिटी को नहीं बताता, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ उसके साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई थी और उन्हें रिमूव करना मुश्किल था। हमारा इनर क्रिटिक बहुत सी चीज़ों से बनता है, जैसे हमारी फैमिली, कल्चर और जिन लोगों से हम इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि क्या अच्छी बात है? हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हम इन नेगेटिव कमेंट्स की हार्मफुल नेचर को कुछ ज़्यादा मोटिवेटिंग में चेंज कर सकते हैं। आप हमारे टूल का यूज़ करके अपने आप से ज़्यादा काइंड होने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पहले ये पहचानना है कि ये इनर क्रिटिक कहाँ से शुरू हुआ है। अपनी लाइफ के सारे एरियाज़ की एक लिस्ट बनाओ और फिर अपने आप से पूछो कि आपका इनर क्रिटिक आपके बारे में क्या सोचता है। पहले ये डिसाइड करो कि क्या फिक्स करना है। एक और बात जो कंसिडर करनी है वो ये है कि आपको ये समझना है कि क्या इन नेगेटिव इनर टॉक्स का कॉज है, ताकि आप उन पे अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर सको जब आप उन्हें पहचानो। हम इन प्रैक्टिसेस में सिर्फ तभी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं जब हम इन्हें प्रैक्टिस करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं। याद रखो कि आप एक इंसान हो जो गलतियां कर सकते हैं। ये आपके इनर क्रिटिक की सेल्फ एस्टीम की कमी का रूट हो सकता है। इसीलिए आपको अपने आप को माफ़ करना सीखना है। आपको ये पहचानना है कि ये इरोस हुए हैं और आपको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है। यह अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं है बल्कि अपने आप को फ्री करने के लिए है। पॉइंट नंबर 2, गो अवे एंड लीव मी अलोन। आइसोलेटिंग एंड हाइडिंग आउट इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग यू। हमारे अपने आप से ज़्यादा काइंड होने की प्रैक्टिस करने के लिए जो टिप्स और टूल्स हैं, उनके अलावा हम अपने लाइफ में जो ट्रस्टेड लोग हैं उन्हें भी कनेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन जबकि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उनसे डीपली अटैच नहीं हैं। कोई भी आदमी या औरत अकेला नहीं है। हमें सरवाइव करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर हम अपने सीक्रेट्स अपने आप तक ही रखते हैं। हम हमेशा फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाते हैं। हम मदद मांगने से डरते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। हम वीक, किसी को परेशान या फिर कोई सुनेगा ही नहीं ऐसा देखने से डरते हैं। हमें अपने ट्रू फीलिंग्स को छुपाने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। इस सिनेरियो में हम फिर से इनर क्रिटिक को हमारे आप पे बात करने देते हैं। हमें शायद पता भी ना हो, लेकिन हम कभी कभी अपने आप को आइसोलेट करते हैं क्योंकि हम वल्नरेबल होने से डरते हैं। हम अपने आप को ओपन अप करना नहीं चाहते, कई रीजंस की वजह से। शायद हमें किसी ने बिट्रे किया या फिर हमने ट्राई किया, लेकिन हमें वो आंसर नहीं मिला जो अपने बड़ी से चाहिए था। इनर क्रिटिक की तरह आप हमेशा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप और फ्रस्ट्रेटेड ना हो। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है? अपने आसपास के लोगों को अपने आप से ओपन करो और अपनी फीलिंग्स शेयर करो। अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहो। जैसे कि ट्रूथफुलनेस लीजा और कैरी के बीच एक रिकॉन्सिलेशन का की था। वो बहुत टाइम से फ्रेंड्स थी, लेकिन वो अलग हो गई। उन्होंने एक दूसरे से बहुत हार्टफुल चीज़ें करी थी। लीसा कैरी से रीच आउट करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि वो अपने कनेक्शन रिपेयर कर सकती है या नहीं। इसके लिए उसको पहले कुछ चीज़ें करनी थी जो कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकती थी। लीसा को मानना था कि वो हर्ट थी और अब वो चाहती थी कि उनका फ्रेंडशिप बेटर हो। वो माफ़ी मांगी और कैरी को बताया कि वो अपना फ्रेंडशिप कैसा चाहती है। कैरी मान गई और वो भी लीसा से माफ़ी मांगी और उनका फ्रेंडशिप और भी स्ट्रांग हो गया क्योंकि वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाई कि वो क्या चाहती थी। वो इसको सॉर्ट आउट कर पाई। जबकि ये केस एक एग्जाम्पल थी, लेकिन कुछ और लोगों के साथ ऐसा रिजल्ट्स नहीं हुए। इसीलिए बहुत सारी वुमेन अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स को अपने आप तक ही रखती है। जिस फ्रेंड को आप अपनी बात बता सको, उसका ढूंढने का की ट्रस्ट है। आप किसी को ढूंढो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और उन्हें बताओ कि आपको कैसा फील हो रहा है। पता नहीं, ऐसा हो भी सकता है शायद वही है जो आपको चाहिए। लेकिन उन्हें ब्लेम मत करो अगर वो आपको वो फ्रेंड नहीं बन सकते जो आपको चाहिए। हम में से कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि हम भी बैड फ्रेंड्स होते हैं और शायद आप भी हो। ये टाइम लेता है, जैसे किसी और टाइप की डेवलपमेंट। हम इवेंचुअली वो फ्रेंड बन सकते हैं जो किसी को चाहिए और आपको भी वो फ्रेंड मिलेगा जो आपको समझेगा। शायद आपने उससे ऑलरेडी मिल लिया है, लेकिन आप अभी भी छुपा रहे हो। तो अपने इमोशंस को शेयर करने से, ट्रस्ट बिल्ड करने से और एक दूसरे को एम्पैथी दिखाने से डरना मत। पॉइंट नंबर 3, चेकिंग आउट। आर यू नंबिंग मैकेनिज्म स्टिल वर्किंग फॉर यू? सबको खुश रहना है और खुश रहने के लिए हम अपने ऐसे फीलिंग्स को बाहर निकालते हैं जो खुशी के खिलाफ है। अपना दर्द छुपाना हमारे लिए एक आदत है क्योंकि हम मुश्किल इमोशंस का सामना नहीं करना चाहते। किसी को भी उन फीलिंग से खुशी नहीं होती जो हमें हर्ट करे, इसीलिए हम उनसे दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ का राज ये है कि हम प्रॉब्लम को फेस करें और उससे डील करें और आगे बढ़ें। कुछ लोगों के लिए ये नामुमकिन लगता है, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। लोगों के अलग अलग तरीके हैं अपने दर्द छुपाने के, जैसे शॉपिंग करना, बाहर खाना या फेसबुक पे स्क्रॉल करना। इन एडिक्शनों से कोई नुकसान नहीं दिखता, लेकिन इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से एडिक्शन हो जाती है, जैसे कि अल्कोहल या ड्रग एब्यूज़ का। हमारा दर्द छुपाने का तरीका हमें सेल्फ केयर लगता है। शायद हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो बता सके कि कोई एक्टिविटी कब दर्द छुपाने का तरीका बन जाता है, लेकिन सिर्फ तुम ही ये पहचान सकते हो। एक वुमेन ने कहा कि जब भी उसको अपना दिमाग साफ करना होता है, वो एक ग्लास वाइन ले लेती है। पहले ये सेल्फ केयर लगता है क्योंकि वो अपने आप को रिवॉर्ड कर रही है, लेकिन जब ये रोज़ का काम हो जाता है तो ये एक एडिक्शन बन जाता है। वो अपने वाइन के साथ मेंटली दूर हो जाती है। औरतें अपना दर्द छुपाने में माहिर होते हैं। वो खुश और ऑन ट्रैक होने का नाटक करती है। वो अपनी असली फीलिंग्स को छुपा के अंदर दबा देती है क्योंकि उन्हें लोगों का जजमेंट से डर लगता है। लेकिन अपने फीलिंग्स से दूर रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। चाहे ये चीज़ें कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पहचानो कि ये कहाँ से आई है ताकि तुम इन्हें ठीक कर सको। ये सब इमोशंस तुम्हारा हिस्सा है और तुम्हें उन्हें मानना पड़ेगा। अपना दर्द छुपाना एक आदत है, इससे निकलने में टाइम लगेगा।
तुम्हें अपने इमोशंस का नाम देना होगा और उन्हें महसूस करना होगा। एक शेड्यूल बनाओ जिसमें तुम बस सब कुछ छोड़ दो, सारे आंसू बहने दो। ये प्रैक्टिस बहुत मुक्ति देने वाली है। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या फील कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को दूसरों से कभी कंपेयर मत करो, क्योंकि हम सब अलग अलग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अपने आप को बुरा मत फील करो बस इसीलिए कि तुम ऐसे फील कर रहे हो। तुम एक इंसान हो, किसी और को मत डिसाइड करने दो कि तुम्हें क्या फील करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम फिर से अपने दर्द छुपाने लगोगे। तुम दूसरों को भी बता सकते हो कि तुम क्या फील कर रहे हो। हमेशा कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी बात सुनेंगे। अपने आप पे भरोसा रखो कि तुम ये कर सकते हो। शुरू में ये मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम बहुत प्रोग्रेस करोगे। पॉइंट नंबर 4, फीलिंग लाइक ए फ्रॉड, द इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स। ट्रस्ट एक बड़ा शब्द है। औरतों को अपनी फीलिंग्स के साथ दूसरों पे भरोसा करना मुश्किल लगता है, और बुरा ये है कि वो खुद पे भी भरोसा नहीं करती। बहुत सारी औरतें अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा नहीं करती। हम ऐसे फील करते हैं जैसे हम नकली हैं, और ये इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स का काम है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जो भी अच्छा हुआ उसके साथ वो बस एक लक था या शायद दया, और वो ये भी सोचते हैं कि एक दिन लक ख़त्म हो जाएगा और उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा कि वो कैपेबल नहीं है। यह उनकी कैरियर में हो सकता है या उनके रिलेशनशिप में। ऐसी सोच का जड़ हमारे परिवार में हो सकता है। बचपन में हमारा जिस तरह से बर्ताव किया गया था उसका बहुत असर पड़ता है, या फिर शायद ये बस हमारी कल्चर की बात है। ये कल्चर है कि आदमी हमेशा बेहतर होते हैं और औरतों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर औरतें कुछ हासिल कर लेती है तो वो भी फील करती है कि वो उसके लायक नहीं है। ये आदत एक सोच का प्रोसेस है और हमें इसे बंद करना पड़ेगा। हाँ, तुम ये कर सकते हो। हम कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें अपने इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स से छुटकारा दिलाएगा। इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स करना रिचल के लिए नया नहीं है। वो नर्सिंग स्कूल गई थी और ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई थी, लेकिन इसके बाद भी रिचल को लगता था कि वो सच में कुछ नहीं जानती थी। वो सोचती थी कि उसके पहले के एग्जाम्स सब लक की वजह से थे। रिचल अपने आप से कहती थी कि उसको कुछ नहीं पता। अब जब वो ER में काम करती है तो वो फील करती है कि वो सबसे कम कॉम्पिटेंट है। वो अपने अचीवमेंट्स पे सवाल उठाती है। रिचल सिर्फ उनमें से एक है जो इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स फील करती है। वो अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ पे शक करती है और अपने आप को छोटा समझती है। उसके पास बहुत ही ऊंची और स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ है कि वो जानता है कि क्या करना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। फ्रॉड होने का एहसास परफेक्शनिस्ट होने का भी मतलब हो सकता है। सच यह है कि किसी को भी सब कुछ नहीं पता है, और यह ठीक है, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। तुम्हारे आसपास के लोग इतने अनाड़ी और सीधे नहीं हैं कि उन्हें कुछ भी बेवकूफ़ बना सकते हो। ये एक वजह है कि तुम्हें अपने अंदर के क्रिटिक पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जो तुम्हें कहता है कि तुम्हें जो रिकग्निशन मिला है वो तुम्हारा हक नहीं है। जब तुम अपने बारे में बात करो तो ज़्यादा घमंड मत करो, लेकिन अपने आप को ज़्यादा छोटा भी मत समझो। पिछली आदतों की तरह हमें अपने आप से सच और ईमानदार रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपनी ऑसमनेस को पहचानना कोई बदतमीज़ी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्स को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट की तरह वेलकम करो। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अंदर के क्रिटिक तुम्हें फ्रॉड फील कराने में जीत रहा है, तो याद करो कि तुम्हें क्वालिफाइड हो, तुम वैलिड हो, और सबसे बड़ी बात, तुमने जो भी अच्छे काम किए हैं वो तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम्हें उसका हक है। तुम अपने इम्पोस्टर से बड़े हो, उसे जीतने मत दो। पॉइंट नंबर 5, परफेक्शनिज्म प्रिजन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन एट इट्स फाइनेस्ट। चाहे तुम मानो या ना मानो, ज़्यादातर औरतें परफेक्शन के लिए बहुत मेहनत करती है। वो गोल ओरिएंटेड है और सक्सेस पे फोकस करती है। गोल ड्रिवन होने में कोई बुराई नहीं है। बात यह है कि ये परफेक्शनिज्म तुम्हें क्या खर्चा करा रही है। परफेक्शन की ज़्यादा लालच तुम्हें तुम्हारे रिलेशनशिप को, और बुरा ये कि तुम्हारी खुशी को बर्बाद कर सकती है। परफेक्शनिज्म डर और शर्म से भी जुड़ी हुई है। ये आदत हमारे एक्शंस, डिसीजंस और हमारी ज़िंदगी को चला सकती है। ऐसा लगता है जैसे कि हर चीज़ में परफेक्ट होने का गोल तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, और अगर तुम थोड़ी सी गलती करो तो सब कुछ बिखर जाएगा। सोचो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए है या लोगों के लिए जो तुम्हें देख रहे हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी ऐसा हो।
तो जब तक हम कर सकते हैं, चलो हम परफेक्शनिज्म की स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। रेन एक परफेक्शनिस्ट परिवार में बड़ी हुई थी। उसके दादा दादी घर की सफाई पे बहुत ध्यान देते थे। उसका माँ बाप भी उससे एक्सपेक्ट करते थे कि वो एक एक्सेलेंट स्टूडेंट हो। एक्सेलेंट से कम काम नहीं चलता था। इसकी वजह से रेन स्कूल में, कैरियर में और अब पेरेंटहुड में भी परफेक्शन के लिए बहुत कोशिश करती थी। ये परफेक्शनिज्म का भूत उसके साथ चिपका हुआ था। बहुत सारे लोग रेन जैसे हैं जो परफेक्शनिज्म को अपने साथ रहने देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो परफेक्ट नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। परफेक्ट और एक्सेप्ट होने का एहसास बहुत पावरफुल है। परफेक्शनिस्ट को क्रिटिसिज्म से डील करना मुश्किल लगता है। वो उनकी बात का बुरा मान लेते हैं और उनका दिन कंट्रोल कर लेते हैं। वो गुस्से में आ जाते हैं और अपना टेम्पर खो देते हैं। इस वक्त तुम्हें यह सोचना चाहिए कि जो तुम्हें क्रिटिसाइज़ किया है उसको तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसे अपने दिमाग में मत आने दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को ब्लेम करने लगोगे और इमेजिनरी वर्स्ट केस सिनारियोज बनाओगे। ये सब चीज़ें और भी बुरी कर देगी। तुम्हें रियलिस्टिक गोल्स सेट करना भी सीखना चाहिए। अपने आप को स्ट्रेस मत दो। तुम अपने परफेक्ट प्लान को ख़राब करने से बहुत डरते हो। तुम थोड़ा सा रुकने से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट जाओगे। फिर से याद करो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए है या दूसरों के लिए? मुझे उम्मीद है कि ये दूसरों के लिए नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी कामों में जज करते हैं। अगर ये तुम्हारे लिए है तो तुम अपने आप को ज़्यादा मत ठोको, क्योंकि अभी तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। तुम अपना बेस्ट कर रहे हो। पॉइंट नंबर 6, द ब्लेम गेम, योर टिकट टू डिस्कनेक्शन। अपने आप को बचाने के लिए हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ये असली प्रॉब्लम का सामना करना या अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को मानने से आसान होता है। जब हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी फीलिंग्स होती है। इल्ज़ाम लगाना गुस्से और रेज से होती है। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम रीजंस और कंसिडरेशंस को भूल जाते हैं। इल्ज़ाम देकर हमें आज़ादी का एहसास होता है, लेकिन सच ये है कि ऐसा नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि ये गुस्सा कहाँ से आया है और हम अभी भी रीज़नेबल है या नहीं। हम हर्ट नहीं होना चाहते, इसीलिए हम किसी को इल्ज़ाम देने की तलाश में रहते हैं। जब ये इल्ज़ाम तुम्हारा हिस्सा बन जाता है तो इससे निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ बात करने आए हैं कि कैसे इल्ज़ाम को ख़त्म करके अपने आप से ऑनेस्ट हो सकते हैं। इस बुक का ऑथर एंड्रिया ओवेन ने भी दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने का अपना हिस्सा लिया था। अपने पहले के रिलेशनशिप में उसने अपने हस्बैंड पे सब कुछ इल्ज़ाम लगाया कि उनकी शादी में क्या हुआ। उसने सब कुछ गड़बड़ किया और उसका अच्छे से बर्ताव नहीं किया, इसीलिए उसके लिए उस पे इल्ज़ाम लगाना आसान था। ऐसा करके एंड्रिया अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को देखना भूल गई। किसी पे सारा इल्ज़ाम लगाना एक हिस्सा है कि हम कभी भी समझ नहीं पाते कि हमारा गुस्सा कहाँ से आया है। सालों के बाद एंड्रिया ने यह समझ आया कि कैसे इल्ज़ाम लगाने की आदत को छोड़ना है। एक इंसान को ये शुरू में समझना चाहिए कि कब और कहाँ यह इल्ज़ाम ट्रिगर होता है। वैसे कौन सी सिचुएशन में तुम आम तौर पे दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हो? ये पहला स्टेप मुश्किल है क्योंकि इसमें हमें खुल के रहना पड़ता है। हमें अपने पास्ट में गहरी तरह से जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो समझा सके कि हम लोगों पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं। आम तौर पे ये इसीलिए होता है क्योंकि हम गुस्से हैं और हमें पता भी नहीं है कि अपने गुस्से कैसे एक्सप्रेस करना है। गुस्सा फील करना वैलिड है और हमें इसे अवॉइड करना या अंदर दबा देने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक्सप्रेस करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो ये गलत जगह फट जाएगा। अगर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं बस इसीलिए कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना चाहते या हम हर्ट होना नहीं चाहते, तो हम उन्हें खो देंगे। इस आदत को ओवरकम करने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसे सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। अब चलिए सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। कंक्लूज़न, हमने ये जाना कि कभी कभी हमारी बुरी आदतें वो चीज़ें हैं जो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। हम इंसान हैं, गलतियाँ, बेकार डिसीजंस और जजमेंट से भरे हुए हैं। इनका असर बहुत बुरा होता है, लेकिन हमें अपने आप से सारा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तुम जानते हो ये बस ज़िंदगी का चक्कर है। कभी कभी एक दिन अच्छा होता है, दूसरे दिन बुरा। हम अपने अंदर के क्रिटिक को सुन के शुरू कर सकते हैं और उसे अपना मोटिवेटर बना सकते हैं।
हमारे अपने नेगेटिव कमेंट्स हमें अपने बड़े एम्बिशन से रोकने नहीं चाहिए। हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, खास करके अपने सबसे करीबी दोस्त। हमें अपने असली फीलिंग्स का सामना करने के लिए हमें बहादुर होना चाहिए, उन्हें छुपाने की बजाय। दर्दनाक फीलिंग से भी सामना करना चाहिए, उन्हें बहुत सारी एक्टिविटी से छुपाने के बजाय। हम उन नेगेटिव एक्सपेक्ट से भी बहुत बेहतर हैं। अपने आप पे और अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा करो। अगर तुम कोई गोल हासिल नहीं कर पाते तो भी तुम सबसे बेस्ट हो। परफेक्ट होने की कोशिश बंद करो और अपने आप से प्यार करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने आप को हार्ड मत करो। अपने डरों को अपनाओ और उन्हें ओवरकम करो। डर जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा है और जितना हम उससे ओवरकम करते हैं उतना हम स्ट्रांग बनते हैं। याद रखो कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे स्टेप्स बड़े प्रोग्रेस लेकर आते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होती है एंड्रिया ओवेन की सेल्फ हेल्प किताब हाउ टू स्टॉप फीलिंग लाइक शिट। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो का लाइक एम है सिर्फ 20। आशा करता हूँ आप कर देंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे।